सबको नमस्कार। आज हमारा विषय है मेरे संग की औरतें, जो कि कृतिका पुस्तक से ली गई है। कृतिका के जो पाठ है मेरे संग की औरतें, और इस कहानी की रचनाकार है मृदुला गर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत मृदुला मृदुला गर्ग के बारे में जानें। मृदुला गर्ग जो है वो कोलकाता में जन्मी थी। ठीक है, और इन्होंने 1960 में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में जो है स्नातकोत्तर प्राप्त किया था, मतलब एमए। ठीक है, मास्टर डिग्री इसको कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद ये इंडिया टुडे के लिए 10 सालों तक हिंदी में एक उनका स्तंभ था यानी कॉलम था जिसको लिखती रही, और 3 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय में भी उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। ठीक है ना। उन्हें जर्मन, चेक और अन्य कई भाषाओं में उन्होंने अनुवाद भी किए रचनाओं की। ठीक है ना। इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण इनकी जो रचना है वो है चित्त कोबरा, कठगुलाब। इन सभी रचनाओं को आप पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ही मजेदार लगेगा। इसके बाद हम लोग सीधे आते हैं, इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। ठीक है, 1988 में। और ये खास करके साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है ना। भारतीय जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में ये जो है पुरस्कार दिए जाते हैं। खैर, ठीक है, तो ये सारी बातें थी। अब जरा पाठ के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे संग की औरतें, आखिर उन्होंने क्यों लिखा ये मेरे संग की औरतें? लेखिका कहीं ना कहीं यह जताना चाहती थी कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर इंसान बदलाव लाना चाहे ना तो वो ला सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमारे समय में वो परिस्थिति ही नहीं थी ना, तो हम लोग कहाँ आगे बढ़ पाते। हमारे समय में ऐसा नहीं था ना, तो मैं कहाँ से आगे कर पाता। अरे हमारे समय में ये नहीं था ना, वो नहीं था ना। मतलब हर समय हम लोग कोई ना कोई कमियां गिनाते रहते हैं, एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, और ये कहते रहते हैं इस वजह से हम इतने सफल नहीं हो पाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मृदुला गर्ग जो है, उनके समय की जो औरतें थी यानी लड़कियां थी, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था, और वैसी परिस्थिति में भी इनके घर में इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, और ये आज क्यों इतनी आगे बढ़ पाए, ये आपको समझ में आएगा। यानी सब कुछ हमारा परिवार होता है। अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, भाई हमारा समाज हमें इजाजत नहीं देगा, हमारा समाज हमें ये नहीं करने देगा, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसे क्यों होगा, वैसे क्यों होगा। मतलब हम परेशान रहते हैं, और केवल हमारे माता पिता यही कहते रहते हैं, नहीं वो नहीं किए तो तुम क्यों करोगे। आपने वो देखिए, आजकल तो इस हंसी के माध्यम से भी व्यंग कर दिया जाता है। एक बच्चा जो है यूट्यूब में काफी पैसे कमा रहा था। ठीक है ना, वो काफी नाम कमा लिया। चलिए मैं जुबिन नौटियाल का ही ले लेता हूँ, आज वो करोड़ों के मालिक हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब वो अपने माता के पास या फिर पहुंचता है, या फिर यहाँ पे सीईओ भी पहुंच जाए, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है या फिर गूगल का सीईओ, जो भी है, वो अगर अपनी माता के पास पहुंच जाए, मतलब ये एक कॉमेडी की तरह बनाया गया था, और वो अपनी माता के चरणों पर जाकर झुक कर प्रणाम करता है और कहता है, माँ मैं तो सफल हो गया। अच्छा, तो तुम क्या करते हो? माँ मैं तो सीईओ बन गया हूँ माइक्रोसॉफ्ट का। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन नौकरी क्या करते हो? यानी सब कुछ क्या हम जब नौकरी करेंगे तभी हमारी पहचान बनेगी? ये कोई जरूरी है क्या? ऐसा नहीं है। आज हमारे समक्ष विविध प्रकार की ऐसी परिस्थितियां हैं, जिसमें अवसर हैं, जिसमें हम लोग सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी अपनी परिस्थितियों को, व्यवस्था को, कभी भी ये मत कहिएगा कि उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। ये कहने का मतलब है कि आपने परिस्थितियों से हार मान लिया। ठीक है ना। इसको कहने का मतलब ही होता है कि आपने परिस्थितियों से हार मान ली है। हमें कभी परिस्थितियों से हार नहीं मानना है, हमें परिस्थितियों के साथ लड़ना है, उसका मुकाबला करना, और उससे लड़ना ही नहीं है, मुकाबला ही नहीं करना, उसको हरा देना है, सफलता को अगर प्राप्त करना हो तो इस रचना में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो अपने समय की जितनी भी औरतें, उनके साथ कैसा व्यवहार होता था, उनके परिवार में किस तरह का व्यवहार होता था, अब वो क्या करती थी, जो कि अक्सर हमें हमारे माता पिता हमें सिखाते रहे हैं कि भाई तुम लड़की हो ना,
तो तुम कैसे अकेले बाहर जा सकती हो? तुम लड़की हो ना, तुम ये चीज कैसे पहन सकती हो? अरे तुम लड़की हो ना, गाड़ी क्यों चला सकती हो? गाड़ी तुम कैसे चलाओगे? तुम लड़की हो ना, तुम अकेले लंबी सफर कैसे कर सकती हो? तुम लड़की हो ना। अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है। अच्छा, और एक बात घर में ही देखिएगा, अक्सर लड़कों को कभी तो नहीं कहा जाता कि जाओ बेटा जरा बर्तन धो दो, जा बेटा जरा पोछा लगा दो, जा बेटा जरा झाड़ू लगा दो। कभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहा जाता होगा। शायद वो एक्सेप्शनल केस होगा, अपवाद स्वरूप हो सकता है। परंतु वही अगर कोई लड़की हो तो सीधे कहा जाता है बेटा जरा जाओ ना, बर्तन पड़े हुए हैं, जरा धो लो। ठीक है। अब वो अगर कह देती है कि नहीं मैं नहीं धोऊंगी, तो वो कुसंस्कारी हो गई। अरे भाई ससुराल जाओगी तो क्या यही करोगी? फिर तुमको कैसे रहने मिलेगा? ये है वो है, पता नहीं, ये सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तो क्या ये सही है? देखिए, सही और गलत समाज में कुछ नहीं होता, ये निर्भर करता है परिस्थिति पर। देखिए, ये अपना विचार है। हमें हमेशा समाज में मिलजुल के रहना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ना करें। अरे हमारा काम है तो हम ही करेंगे ना, सारा हमारा काम है। लेकिन बार बार ये जताना कि वो नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, वह नहीं करोगे तो वैसा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन लाने के लिए आप अगर जितनी भी औरतों की कहानियां पढ़ें, रानी लक्ष्मीबाई हो, या फिर कल्पना चावला हो, सुनीता विलियम्स हो, अरुणिमा सिन्हा हो, चाहे जितने भी लोग हुए हैं संसार में, चाहे वो मदर टेरेसा ही क्यों ना हो, आप, मैं विदेशियों का भी उदाहरण देता हूं, तो वो लोग आगे बढ़े। या निर्मला सीतारमण आज जो अर्थशास्त्र, मतलब जो हमारे बजट पेश करने वाली हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं होता था। आपको पता नहीं है, कभी भी पुरुषों के बीच में औरतों को बैठने ही नहीं दिया जाता था, उन्हें कोई फैसले ही नहीं लेने दिया जाता था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आज समाज में कहीं ना कहीं इसका एक गलत उपयोग भी हो रहा है। तो अगर आपको अधिकार मिलते हैं तो उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। ऐसा नहीं है कि आपको कहा गया है कि आप अगर काम काज वो उस तरह का ना करें, कहने का मतलब ये थोड़ी कि आप पूरा छोड़ देंगे, तो करेगा कौन? आपका अगर बच्चे होंगे तो आप कौन संभालेगा उसे? आया, तो क्या वो संस्कार उसे मिल पाएगा? आप एक बार सोच के देखिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, दोनों जॉब करते हैं, अपने बच्चे को किसी और को सौंप देते हैं, वो अपना पाल रहे हैं उसे। क्या इतना काफी है? क्या ये सही है? क्या ये उचित है? देखिए, मेरे हिसाब से, मेरा अपना विचार है कि समाज में दोनों को ही समान महत्व मिलना चाहिए और समान तरह से मेहनत भी करनी चाहिए। ठीक है, दोनों को मिलकर करना चाहिए। अगर आपको तकलीफ है तो मुझे समझना चाहिए, मुझे तकलीफ है तो आपको समझना चाहिए, ऐसे ही समाज चलता है। और ये विचारधारा हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए, मैं सीधे समय जाया ना करते हुए सीधे पाठ पर आता हूं। आखिर में हम लोग ये समझेंगे कि उस समय के समाज में औरतों के साथ कैसी परिस्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो इतनी बड़ी लेखिका बन पाई और हमारे समक्ष, और हम उन्हें एनसीईआरटी यानी नेशनल, जो ये बोर्ड माना जाता है, सीबीएसई, उनके सिलेबस में पढ़ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये है मेरे संग की औरतें। यानी यहाँ लेखिका जो है वो कहीं ना कहीं उनके समय में जितनी औरतें थीं, उनके साथ जो परिस्थितियां थी, ऐसा नहीं है कि नहीं था। आप बहुत राजा राम मोहन राय को पढ़ चुके हैं, सती प्रथा के बारे में जानते हैं, ठीक है ना, बाल विवाह के बारे में जानते हैं। और आज, अब आप कहेंगे कि ये सब तो सर लगभग लगभग समाप्त हो गया, सती प्रथा तो है नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम यह भी तो देख रहे हैं कि आज भी बाल विवाह मौजूद है। कल ही मैं सुन रहा था कि आखिर लड़कियों का 21 साल शादी का उम्र क्यों रखा गया है? आपने कभी सोचा यह सही है गलत है? कभी इस पर विचार किया है? और अगर आपको लगता है सही है तो भी विचार कीजिए, और अगर आपको लगता है गलत है तो भी विचार कीजिए। आपको निष्पक्ष होकर विचार करना चाहिए, हम किसी का पक्ष न लें। देखिए, अगर मेरा विचार आप सुनना चाहें तो मैं यही कहूंगा कि ये अच्छा हुआ, क्योंकि 18 साल की उम्र में आप कितना पढ़ाई कर लेंगे? मुझे लगता है बीए की पढ़ाई भी पूरी नहीं होती है। ठीक है ना? बीए की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती है 18 साल की उम्र में, उसमें भी 19 साल लगते हैं। आप अगर अंदाजा लगा लें तो
आप देख लीजिए, 19 साल, 21 साल तक चले जाते हैं, 21 साल, सॉरी मैं तो गलत कह रहा हूँ, 21 साल लग जाते हैं, ठीक है ना। तब जाकर, जैसे आप, अगर मैं एकदम एक सामान्य उदाहरण लेता हूँ, जब कोई बच्चा लगभग लगभग, मैं आगे पीछे और बीच में एक एवरेज लेता हूँ, 7 साल का होता है तो वो कक्षा 1 में रहता है, तो 12 7 19 साल तो ऐसे ही चला गया, यानी कक्षा 12वीं वो पास करेगा 19 साल की उम्र में। क्यों? और और अगर 2 साल दे, ठीक है ना, तो 2 साल और देगा तो कितना हुआ, 19 2 21, तो बीए हुआ कहाँ, बीए हुआ कहाँ, 3 साल लगते हैं बीए करने में। बात समझ में आ रही है? लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की ये सोच होगी कि अगर वो सेकंड ईयर कर ही ली होगी तो थर्ड ईयर तो करने दिया ही जाएगा, ऐसा सोच है शायद। तो यानी कहीं ना कहीं लड़कियों को मौका दिया गया है जीवन में आगे बढ़ने का, उनको अपने सपने पूरे करने का, ठीक है ना। तो देखिए, अब ये कहां तक सही है, क्या उचित है क्या अनुचित है, हम इस पर बाद में विचार करेंगे। लेकिन एक अच्छे कदम जब उठाया जाए, एक अच्छा कदम उठाया जाए, तो मुझे लगता है उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, ठीक है ना। हमारे समाज में हमेशा से जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, प्रताड़ित होती आई हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि उनको जितनी ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं उसका वो दुरुपयोग कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये भी ना हो, मैं समाज से, आप लोगों से, मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप अपने अधिकारों का सदुपयोग करें। मैं प्रियदर्शनी का उदाहरण रखना चाहता था, मगर आप समझ ही रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये अधिकारों का दुरुपयोग है और कुछ नहीं। बात समझ में आई? तो खैर, मैं कहूंगा कि मर्यादा में रहते हुए हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम झूठी शान, शौकत और झूठा दिखावा करें और हम आगे बढ़ जाएं, ठीक है ना। तो वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है, कुछ ही दिन का मेहमान होता है। तो वैसी सफलता पाने से अच्छा है कि हम असफल ही रहें। सफलता पाना है तो वास्तविक सफलता को प्राप्त कीजिए, जैसे कि भगत सिंह हो, ठीक है ना, सुखदेव हो, राजगुरु हो। ऐसे लोगों को कोई जिंदगी भर नहीं भूल सकता, ठीक है। चाहे वो हमारे समक्ष रामानुजन हो, या फिर ऐसे कई लोग, स्वामी विवेकानंद हो। तो ऐसे लोगों के लिए हमें, ऐसे लोगों की जो है रचनाएं पढ़नी चाहिए, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए और वैसे ही विचार रखने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, सीधे हम पाठ पर आते हैं। अब देखिए, लेखिका जो है वो अपनी नानी के बारे में बता रही है। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। अब देखिए, यहाँ नानी के बारे में वो बता रही है, लेकिन वो कभी देखी नहीं है, कैसे बता रही है अभी पता चलेगा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी यहाँ लेखिका की जो माँ थी, उनकी जो मम्मी होंगी वही उनकी नानी होंगी, तो वो नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन उनकी कहानियां वो क्या करती थी, देखिए समझ में आ रहा है ना। आपकी नानी कौन है? आपकी माँ की माँ, ठीक है ना। तो इनकी माँ जो थी, जब उनकी शादी होने वाली थी उससे पहले ही इनकी नानी की मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानी कहनी पड़ी। हम 3 बहनें थी, अभी आपको पता चलेगा कौन कौन है वो। और इन तीनों ने क्या किया, नानी से तो कभी कहानी सुना नहीं, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम अपनी कहानी सुना दें, ठीक है ना। अब देखिए, नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी, यानी नानी से तो कहानी सुनने का मौका नहीं मिला हमें, लेकिन नानी की कहानी हमने सुनी कि नानी कैसी थी। आई बात समझ में? अब देखिए, अब इनका जन्म सोचिए कब हुआ था, ये 1960 62 में, अगर नहीं 1938 में शायद इनका जन्म हुआ है, 1938 में, 1938, यानी जब देश आजाद भी नहीं था। सोचिए ऐसे वक्त में, और 1938 में इनका जब जन्म हुआ था तो जाहिर सी बात है देश आजाद नहीं था, और उस समय स्त्रियों के साथ क्या परिस्थितियां थी ये आपसे अनभिज्ञ नहीं है, आप इतिहास भी पढ़ते हैं। समझ में आया? आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, 1914 से 1918 तक विश्व युद्ध हुआ था। आई बात समझ में? प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने साथ दिया था, ठीक है ना। और परिस्थितियां काफी डामाडोल हो चुकी थी, 1857 की लड़ाई हो चुकी थी, है कि नहीं, ये सारी चीजें हो गई थी ना। और आप देख रहे होंगे कि ऐसे ही कई कानून भी आ चुके थे। और 1938 की बात करें तो उस समय 1900, उसके कुछ साल बाद, 6 7 साल बाद फिर से विश्व युद्ध हुआ था, 1944 से 1948 तक, है ना, आपको पता ही होगा। तो सही कह रहा हूं ना। सबसे पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ?
1939 to 1945। 1939 से 19, तो देखिए आप उसी समय विश्व युद्ध का भी दौर चल रहा था। 1939 से 1954 तक चला था, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं ये विश्व युद्ध का दौर था। और उस समय क्या परिस्थितियां थी, औरतों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, ये आपसे अनभिज्ञ नहीं है, जब हमारा देश आजाद नहीं था तो, ठीक है ना। तो खैर, कहानी सुना तो हमने, क्या कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी। तो कहानी जरूर सुनी, और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म यानी असली महत्व, असल महत्व समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, पारंपरिक मतलब परंपराओं को मानने वाली, ठीक है ना, परंपराओं को मानने वाली, अनपढ़ यानी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर्दानशी यानी शर्मीली औरत थी। इतना आपको पता चला, ध्यान दीजिएगा इस पर, जरा ध्यान दीजिएगा आप। इसके बावजूद भी वो कैसी थी ये भी बताऊंगा मैं आपको। वो पारंपरिक थी, अनपढ़ भी थी, शर्मीली भी थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। बैरिस्ट्री यानी वकालत की पढ़ाई, वो पढ़ने के लिए चले गए थे। कहाँ? ब्रिटेन यानी विदेश चले गए थे। और वहां पर जाकर उनको एकदम शादी के तुरंत बाद, ठीक है, अब जरा सा समझिएगा इस चीज को। और उस समय विदेश जाने का मतलब आप जानते हैं ना, विदेशी कल्चर कैसी होती है। और वो आज हमारे पूरी तरह से पैठ बना रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। वो जो संस्कृति है, पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता, वो हम पर हावी है आज, ठीक है ना। इसके लिए मुझे ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है आप सब समझदार हैं जो समझ सके इन बातों को। जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे, और विलायती रीति रिवाज, देखिए अब वहां उतने दिन रहे, ठीक है ना, और उसके रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी ने अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। और न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नहीं आपकी ये चीजें अच्छी नहीं लगती, आप ऐसा करते हैं मुझे पसंद नहीं है, ये भी नहीं कहा। और ना उन्होंने कभी ये कहा कि मैं अपने जो है सिद्धांत और जो नियम है, धर्म है, उसको मैं छोड़ दूंगी, वो नहीं करती थी। लेकिन उन्हें मना भी नहीं करती, यानी अपने पति को मना भी नहीं करती थी, ठीक है ना। ये किसकी बात हो रही थी बताइए? ये थी लेखिका की, कौन बताइए? नानी। नानी, लेखिका की नानी थी। अब चलिए आगे देखते। अब देखिए, पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी मेरी माँ, यानी जब नानी ने मौत के करीब पाया, तो आप लोग जानते ही होंगे, तब इनकी जो माँ है यानी लेखिका की माँ, वो क्या थी? 15 वर्ष की थी मात्र। समझ में आ रहा ना? 15 वर्ष मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 10 या 11 में अब उस समय बच्चा होगा। मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया, मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। मुंहजोर मतलब जो खुल के कुछ बोल दे, ठीक है ना, बिना डरे, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बहुत बोलने वाली, आई बात समझ में? यानी जो बिना डरे कुछ बोल दे उसको कहते हैं। तो आगे देखिए, पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी, एकदम सबसे खुल के बहुत ज्यादा बोलने लगी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सोचिए, आज के जमाने में भी अगर कोई पत्नी अगर ये कहे कि मुझे आपके मित्र से मिलना है, तो लोग एक पल के लिए हो सकता है गलत सोचने लगे। लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं था। यानी उस समय वह परिस्थिति होने के बावजूद भी उन्होंने डायरेक्टली कहा, यानी सीधे सीधे कहा, प्रत्यक्ष रूप में कहा कि नाना से उन्होंने क्या कहा कि पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी किससे मिलना है? प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए, अरे इतनी बड़ी बात आज तक किसी ने नहीं कहा, वो भी पराये मर्द से। अरे बात तो छोड़िए, पराये मर्द को तो देखना तक गंवारा नहीं था लोगों को, और यहाँ पर तो वो मिलना चाहती थी। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दा नशी औरत, यानी आज तक वो हमेशा से शर्मीली ही रही,
ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से, यानी इनके नाना जी से, इनकी नानी जी हैं, नाना जी से कभी मुंह खोल के बात नहीं की थी। आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। उन्होंने सोचा कि नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब मिलना चाहती तो उसे मिलने दो। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया कि लीजिए भाई, लीजिए, ये रहा मेरा मित्र प्यारेलाल से आप मिलना चाहती थी ना, लीजिए मिलिए। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, यानी हैरान कर देने वाला, आश्चर्यचकित कर देने वाला। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। सोचिए, इसीलिए वो मिलना चाहती थी। अब मेरी लड़की मतलब कौन है बताइए तो यहाँ पे, इन्होंने जो मेरी लड़की कहा, तो यहाँ मेरी लड़की कौन है? मृदुला गर्ग की माँ। मृदुला गर्ग की माँ। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप समझ रहे हैं आप। तो अब तो नानी ने कहा कि वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा कि वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदारों, क्या है, फरमाबरदार से हो। फरमाबरदार मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी, यानी वो जो कहे बस मान ले सर झुकाकर। मैं ऐसे नहीं चाहती, ठीक है ना। मेरे भले ही पति साहब है, वो जो कहते थे मैं मान लेती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसा करे, यानी वेदुला गर्ग की माँ ऐसा करे। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। जैसे आप स्वतंत्रता सेनानी है ना, उसी तरह से मुझे एक ऐसे वर की तलाश कीजिए, एक ऐसे वर ढूंढ दीजिए जो मेरी बेटी के लिए अच्छा हो, यानी मृदुला गर्ग की माँ के लिए। कौन कहता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत ने मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा? कोई नहीं जानता था कि जो मरने के कगार पे है, अब वो ये सोच रही है। अब देखिए, स्वतंत्रता सेनानी से अगर किसी की शादी करवा रही हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हो, देश के लिए सोच रही हैं, उसको कितना महत्व देती है। कौन कहता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा? बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल रही होंगी। मुझे बाद में समझ में आया, लेखिका कह रही है कि मुझे बाद में समझ में आया, जरूर वो आजाद ख्यालों की रही होंगी, तभी वो ऐसा कर रही है, ठीक है ना। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, कभी दखल नहीं दिया। वो गए, विदेश में पढ़ के आए, विदेशी कल्चर, विदेशी संस्कृति, परंपरा, सभ्यता सीख कर आ गया, वैसा ही करने लगे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और ना उन्होंने कभी मना किया। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है ना। तो दखल नहीं दिया, न उसमें समझदारी की, पर न उसमें समझदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही, ठीक है ना। अपने ढंग से जीती थी अपनी जिंदगी, पारंपरिक यानी परंपरा को मानने वाली, ठीक है ना, जो पहले से चला आ रहा है। घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, ठीक है ना। क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। आपको पता है, अपनी तरह से, यानी हम जो चाहते हैं वैसा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अगर अनुचित चाहते हैं तो वैसा हो। अगर हम सही हैं और उचित सोच रहे हैं, समाज के लिए सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है ऐसी आजाद जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और है। क्योंकि हमें, आपको भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके मन में उठते होंगे, आपको भी लगता होगा कि समाज में ये गलत है, ऐसा क्यों होता है, ये सही होने के बावजूद भी मुझे क्यों गलत ठहराया जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ जरूर होती होंगी, और आपको ऐसा लगता होगा कि मैं सही हूं, मैं सही बात कहता हूं, फिर भी मुझे मेरे सारे अनुभवी लोग मुझे ऐसा क्यों कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हालांकि आप सही है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आपके साथ ऐसा होता है? बताइए, क्या ऐसा नहीं होता? क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता हो? किसके साथ, कभी किसी के साथ हुआ ऐसा? बताइए, बताइए भाई, कोई नहीं बताएंगे? अच्छा चलिए, मैं इंतजार करता हूँ, जब आपको मन होगा तो बोलिएगा। सब लोग अनम्यूट हो जाइए। अच्छा रुकिए एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ, तब आप ना बताएंगे। हाँ अनम्यूट तो है, अनम्यूट हो सकते हैं आप। बताइए, क्या आपके साथ हुआ है कभी? आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ, उतनी आजादी मुझे मिलती नहीं? अगर इतनी आजादी मिलती तो मैं आज कहाँ से कहाँ होता। होता है ऐसा,
हमें कभी कभी अच्छी चीजों के लिए भी रोक दिया जाता है। आई बात समझ में? खैर, जो भी हो, तो ये था। अब बताइए, यहां तक किसी को कोई परेशानी है? सबको समझ में है? यहां तक किसी को कोई परेशानी है? सबको समझ में आया कि नहीं आया, नो। बता। नो सर। सबको समझ में आ गया? यस Yes, सर। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पे। ठीक है, देखिए, खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। आईसीएस का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विस। पहले ये आईसीएस नाम से जाना जाता था, आज यूपीएससी और आईएएस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, आईपीएस जिसमें कहते हैं, यूपीएससी के नाम से जाना जाता है जो। तो आईसीएस, जिसको हम इंडियन सिविल सर्विस कहते थे, के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। और जिनकी जेब में पुश्तैनी पैसा, यानी पूर्वजों का पैसा, ढेला एक नहीं था, यानी जरा सा भी नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। गांधी जी को बहुत मानती थी, इसलिए वो सादा जीवन जीती थी और ऊंचे ख्याल रखती थी। ठीक है ना। हाल उनका यह था कि खादी खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनक खा जाती, यानी कमर लचक जाती थी। रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदा ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके पर टांग दी, यानी इतनी सीधी सादी। ठीक है ना। गनीमत यह थी, यानी जिस कपड़े को जहां टांग दीजिए धो के पोंछ के और साफ सुथरा करके, तो वहीं रहता है, कहीं हिलता नहीं है, जाता नहीं है। ठीक उसी तरह से यह थी, यानी बहुत सीधी थी। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की थी। किसी ने हिम्मत नहीं की कि उनको बदले। यहाँ पे उतारने की पेशकश नहीं की, क्या मतलब? वो सीधी बनी हुई थी तो सीधी ही थी, उनको कोई बदलने का प्रयास नहीं किया। अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने देखा था, पढ़ा था, समझा था, सुना था। ठीक है क्या, कि जो है नाना जी पढ़ के आए थे बाहर से, है ना, और वो जैसे भी थे, बैरिस्ट्री पढ़े, बाहर के रीति रिवाज कल्चर को सीखे, परिस्थितियों को, परिवेश को, सभ्यता को, लेकिन उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ा था, है ना। समझ में आई बात? तो देखिए, अब आप बोल रहे हैं क्यों नहीं की, किसी की हिम्मत क्यों नहीं हुई? अब आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं किसी ने इनमें बदलाव लाने का प्रयास किया। ये जो एकदम सीधी सादी थी, वो क्या चाहती थी कि भाई समाज में जो भी उनकी परिस्थिति है, यानी जैसी है वो वैसी ही बनी रहना चाहती थी, सादा जीवन और उच्च विचार वाली बात। क्यों नहीं की? उनकी दो वजहें थी। अब देखिए, ये पूछा जाता है कभी कभी, आखिर क्या कारण था जो लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया, उनके परिवार ने प्रयास नहीं किया कि उनमें बदलाव आए। पहली यह कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। ठीक है ना, साहब लोगों से बहुत ज्यादा अभिभूत होते हैं, यानी प्रभावित होते हैं। और ठीक है ना, अभिभूत मतलब प्रभावित थे उनके परिवार वाले, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे, यानी एकदम अंग्रेजों की तरह। और उस समय अंग्रेजों से लोग काफी डरते थे। ठीक है ना, अंग्रेजों, क्योंकि अंग्रेज कुछ अलग तरह से अपने आप को दिखाते थे, शो ऑफ करते थे कि हम ऐसे हैं बहुत ज्यादा। हमेशा वो कहते थे, क्या कहते थे? हम सभी भारतीयों को वो असभ्य समझते थे और खुद को सभ्य बोलते थे। तो देखिए, मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज के सबसे बड़े प्रशंसक थे। अब आपको समझ में आ रहा है हमारे हमारे देश को आजादी मिलने में क्यों समय लगा? क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों का साथ देना चाहते थे, उनको लगता था कि अंग्रेज सही है, हम गलत है। जब कभी दो लोग लड़ रहे हो ना, तो तीसरा व्यक्ति हमेशा सही होता है। ऐसा अक्सर देखा गया है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, एक ही जगह रहते हैं, एक ही परिवार में। हो सकता है इन दोनों में से कुछ अनबन हो, एक बहुत अच्छी बात बोल रहा है, एक भले ही बुरी बात बोल रहा है, तो ये जो बुरा कह रहा है उसको कभी ये नहीं लगेगा कि ये अच्छा कह रहा है। लेकिन उसी में कोई तीसरा अगर आ जाएगा ना, तो उसको लगेगा कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, तो ये सही बोल रहा है, हम दोनों को ये अच्छा नहीं कह रहा है, हम दोनों की बात को काट के वो अपनी बात रख रहा है, यही सही है। बस यही होता था हमारे देश में। हमारे देश में उस समय अक्सर देखिएगा आप, हिंदू और मुसलमान को लेकर बातें होती थी, तो इसीलिए दोनों आपस में लड़ते रहते थे, इसका फायदा उठाते थे।
अंग्रेज, ठीक है ना। यानी फूट डालो और शासन करो की नीति वाली बात, ठीक है ना। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अब वो कहती हैं कि मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज के सबसे बड़े प्रशंसक थे, गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, ठीक है ना। भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और करता रहे, शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। यानी ससुर जी जो कहते कहा कि साहब थे ना भाई, तो जो कहते थे वही होता था, ठीक है ना। जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। कौन? इनकी माँ, ठीक है ना, यानी लेखिका की माँ। उसमें रोमांचक क्या कोई परिकथा होती, सोचिए ऐसे, जो कि केवल ससुर जी का यानी कि केवल उनका ही चलता था, नाना जी का। तो नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थी। यानी अब ये सारी जो बातें हैं वो इनको रोमांचक लगती थी और हमें भी लग रही हैं। आप देखेंगे ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता जल्दी, जो कहानी के तिलस्मी को और गाढ़ा बना चुकी थी। यानी ऐसा लगता था कि जादू हो रहा है कुछ। तिलस्मी मतलब जादुई, जादुईपन को और ज्यादा बढ़ा रही थी, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए, दूसरी वजह, अब पहली वजह तो यह थी, दूसरी वजह मां की अपनी शख्सियत थी, ठीक है ना। उसमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता, बहुत बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा। खूबसूरती यानी वो बहुत खूबसूरत थी, ठीक है। नजाकत यानी बड़ी ही नाजुक थी, यानी बड़े बड़े कामों को करना पसंद नहीं करती थी, जैसा कि आजकल की लड़कियां नहीं करती। बर्तन नहीं धोएंगी, ये नहीं करेंगी, बच्चा नहीं संभालेंगी, क्या बोलते हैं, झाड़ू चौका, चूल्हा चौका नहीं करेगी, झाड़ू पोछा नहीं करेगी, बर्तन नहीं धोएगी, बच्चा भी नहीं संभालेगी, उसको कहते हैं नजाकत। गैर दुनियादारी, दुनिया से एकदम अलग, दुनिया का कोई मतलब नहीं है। लेकिन के साथ, इसके साथ साथ पता है वो क्या थी? वो एक ईमानदार थी और निष्पक्ष थी। कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। परिजात मतलब लगता था कोई परी है, जादुई परी, ठीक है ना, उसको परिजात कहते हैं। उसमें ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। यानी अगर उनसे कोई सोच ले कि कोई बड़ा काम करवा ले तो आप तो भूल जाइए, क्योंकि वो तो खुद को नाजुक कहती ही थी, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जाना, ठीक है ना। इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए ध्यान रखिएगा, उनसे ठोस काम तो नहीं करवाए जाते थे, लेकिन अगर कोई महत्वपूर्ण कोई कार्य होता था तो बिना उनसे पूछे नहीं होता था। बहुत बड़ी बात है ये। घर में अगर कोई बहू हो और बहू की बात मानी जाए, मुझे लगता है ये अपवाद होगा। आज भी ये बिल्कुल अपवाद माना जाता है, ठीक है ना। तो बिना उनसे पूछे नहीं की जाती थी। सोचिए, बहुत बड़ी बात है। ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। अगर उन्होंने कह दिया ऐसा नहीं वैसा करिए, ये सही रहेगा, तो वैसा ही किया जाता था। इतना उनका महत्व था। तो मेरे हिसाब से आज हमें यहीं तक रहने देना चाहिए। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यू ऑल आर वेलकम। बताइए, किसी का कोई प्रश्न है? सबको समझ में आ गया? किसी का कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न करना चाहते हैं? आप पहले अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए। है कोई प्रश्न? विनायक, आयुष, तनुजा, सृष्टि? चलिए ठीक है, यानी आप लोग सबको समझ में आ गया। यस सर। चलिए ठीक है, आज के लिए फिर धन्यवाद।